चलिए आइए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। और व्यस्त आज इसलिए नहीं होंगे कि आज महाशिवरात्रि है ना। तो चलिए, फिर भी अब रात हो गई है, अब तो आप आराम कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम कुछ आपको आज थोड़ा सा आवाज़ आ रही थी, इस कारण से जो है आपको थोड़ा लेट हो रहा है। वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि बना नहीं पाए थे। तो आइए देखिए, सेट आज हम आपके लिए खोजने गए थे, लेकिन कुछ वो जो हम लोग एडिटोरिया का सेट प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसका नया वॉल्यूम कोई नहीं आया है। अगर हमको दूसरा कोई अच्छा बुक मिलता है प्रकाशन तो हम आपको उससे डिस्कशन करवाएंगे। तब तक आप चलिए राग परिचय का आप देखिए, राग परिचय का जो तीसरा भाग है उसका जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करते हैं और बेहतरीन तरीका से इसका डिस्कशन करते हैं। आइए पहला प्रश्न देखा जाए आज का। क्या है पहला प्रश्न? 50 तक आपका डिस्कशन हो चुका है पार्ट थर्ड का। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके प्लेलिस्ट से देख लीजिए। चलिए आइए, पहला प्रश्न है इसमें, सारंगदेव को ग्राम के प्रत्येक मूर्छना को षड्ज से प्रारंभ करने पर क्या होता था? सारंगदेव जो है संगीत रत्नाकर में लिखते हैं कि वह अगर क्या करते थे, कोई भी स्वर को जो है ना अगर षड्ज से प्रारंभ करते थे तो मूर्छना के कोई भी स्वर को षड्ज से प्रारंभ करते थे तो अनेक विकृत स्वर की पहचान हो जाती थी। और ये इनका एक विशेष और बात क्या था कि ये अगर विकृत स्वर, तो विकृत स्वर से अगर शुरू करते थे स्वर तो विकृत आता ही था, लेकिन शुद्ध स्वर से भी अगर थोड़ा सा अंतराल बदलते थे फिर भी क्या हो जाता था, विकृत स्वर इसको मिल जाता था। तो ये एक विशेष बात है, इनका याद रखिएगा। 51 के बाद चलिए 52 नंबर देखा जाए। 52 में क्या है, सारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में कितने गमक बतलाए? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सारंगदेव जी के द्वारा जो है संगीत रत्नाकर में 15 प्रकार के गमक की चर्चा की गई है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखा जाए 53 नंबर में क्या है कि भरत काल में जो जाति गायन होता था उसका प्रारंभिक स्वर क्या कहते थे? तो आप जानते हैं जाति गायन का जो प्रारंभिक स्वर था वह ग्रह स्वर कहा जाता था। तो आपको जाति गायन जो होता था उस टाइम में टोटल 10 स्वर का प्रयोग होता था। कितना होता था? 10 स्वर। तो आपको 10 का 10 स्वर पता होना चाहिए। क्या क्या होता था? ग्रह स्वर होता था, दूसरा अंश स्वर होता था, न्यास स्वर होता था, अपन्यास, औरत्व, औरत के बाद आपको आ जाता है साणत्व, अल्पत्व, बहुत्व, तार और मंद्र। ये 10 स्वर है। 10 स्वर में आपको 3 स्वर से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अब ग्रह स्वर को ही जो है ना, ग्रह स्वर को आप अंश स्वर, एक ही स्वर होता है हालांकि, पर यहाँ पे अलग अलग लिया हुआ है तो आपको ध्यान रखिएगा। अलग अलग प्रकार बताया गया है। हालांकि जाति गायन में जो प्रयुक्त होता है ना स्वर सर्वाधिक बार, उसको अंश स्वर कहा जाता है। ठीक है, अंश स्वर या प्रधान स्वर कहा जाता है आपको, जो सबसे अधिक बार प्रयोग होता है। जैसे अभी वादी स्वर का जो काम है वही काम क्या था, पहले अंश स्वर का था जाति गायन में। ग्रह स्वर वह स्वर होता था जो जिससे क्या जाति गायन प्रारंभ होती थी, ठीक ना। और न्यास स्वर क्या होता था, जिस पर जाति गायन समाप्त होती थी। और अपन्यास स्वर क्या होता था, यदि जाति गायन को अलग अलग खंड पर विश्रांति कहीं बीच में जो है आपको क्या करते थे, समाप्त करना होता था स्वर को, तब क्या करते थे, अपन्यास स्वर कहलाता था। बीच में अगर किसी पाठ को समाप्त करना होता था उसको अपन्यास स्वर, लास्ट अगर होता था आपको जाति गायन का तो उसको न्यास स्वर, और शुरू होता था तो ग्रह स्वर, और प्रधान स्वर जो होता था उसको अंश स्वर कहा जाता। तो इस सभी बात को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 54 नंबर में है, जाति गायन के मध्य भाग की समाप्ति स्वर को क्या संज्ञा दी गई? तो आपको अभी बताए हैं मध्य भाग की बात आएगी तो अपन्यास स्वर। ठीक, और जिस स्वर पर जाति गायन समाप्त किया जाता था उसे क्या कहते थे? तो उसे न्यास स्वर कहते थे। सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। और अंश स्वर के बारे में तो आप जानते ही, अंश स्वर यानी वादी स्वर के जैसा काम करता है अंश स्वर उस टाइम में। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर में है, भरत काल में जिस स्वर समूह द्वारा राग विस्तार किया जाता था उसका जो है नाम क्या होता था? तो तान कहते थे। जिस स्वर समूह द्वारा भरत काल में राग विस्तार होता था उसे तान कहते थे। और भरत ने कुल कितनी तानों का वर्णन किया है? तो दोस्तों आप जानते हैं भरत ने 84 तानों का वर्णन किया। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको सी नंबर। अगला प्रश्न देखा जाए, गमक का कौन सा प्रकार आधुनिक मीड के समान है? तो आप जानते हैं गमक का जो प्लावित प्रकार है, जो प्लावित स्वर जिसको कहते हैं, वही आपको आधुनिक मीड के समान है। तो गमक का कौन सा प्रकार आधुनिक मीड? तो प्लावित याद रखना है। क्या रखना है याद? प्लावित। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर क्या है, देखिए दोस्तों, सारंगदेव काल में तान रचना के लिए कौन सी विधि प्रयोग होता था? तो आप जानते हैं सारंगदेव काल में जो है तान रचना के लिए खंडमेरु विधि प्रयोग होता था। क्या? खंडमेरु याद रखना है। किस विद्वान के विकृत स्वरों की यह विशेषता थी कि वह अपने स्थान से हटने पर विकृत तो होता ही था,
लेकिन वह अपने स्थान पर रहते हुए भी अगर अंतराल को बदल देते थे तो क्या हो जाता था, स्वर विकृत हो जाता था। तो ये भी बात आपको याद रखना है, स्वर क्या होता था, इसका विकृत हो जाता था। तो किनका, सारंगदेव। संगीत रत्नाकर में इस बात का भी वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, किस विद्वान ने अपने सप्तक से गणित के द्वारा 72 मेलों की रचना की। तो दोस्तों आप जानते हैं कि औरंगजेब के समय में जो दक्षिण के प्रकांड विद्वान वेंकटमखी जो है वह अपने पुस्तक चतुर्दंड प्रकाशिका में 72 मेलों की रचना करते हैं। और ये मतंग जो है आप जानते हैं बृहदेश्वर ग्रंथ की रचना करते हैं। सारंगदेव के बारे में आप जानते हैं, सारंगदेव जी कौन ग्रंथ लिखते हैं, संगीत रत्नाकर लिखते हैं। और भरत जो है यह नाट्यशास्त्र लिखते हैं। देखिए भरत आपको नाट्यशास्त्र जो लिखते हैं कब लिखते हैं, ये आपको दूसरी शताब्दी में लिखते हैं, ठीक। और उसके बाद आपको लिखा जाता है कौन सा पुस्तक, तो मतंग के द्वारा बृहदेशी ग्रंथ लिखा जाता है आपको 7वीं शताब्दी में, ठीक है। 7वीं शताब्दी में कहा जाता है, एनसीईआरटी के हिसाब से आपको बता रहे हैं 7वीं शताब्दी। और सारंगदेव जो संगीत रत्नाकर लिखते हैं ये आपको 13वीं शताब्दी में लिखते हैं, ठीक है। और वेंकटमखी जो लिखते हैं ये आपको औरंगजेब का काल आ गया तो 17वीं शताब्दी आ गया वेंकटमखी का। तो सबका ये भी प्रश्न पूछा जाता है, भरत किस शताब्दी में लिखते हैं, तो दूसरी। सारंगदेव लिखते हैं आपको 13वीं, और मतंग लिखते हैं 7वीं शताब्दी में। मतंग कौन सा, बृहदेशी ग्रंथ लिखते हैं। और वेंकटमखी जो है आपको जानते ही हैं इसके बारे में, 17वीं शताब्दी में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए आपको जितना ऑब्जेक्टिव है वो तो है ही, जो हम बोलते हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक साथ आपको बोलने पे बहुत सारा क्वेश्चन हम ऐसे ही बोल के कर देते हैं, ठीक ना। तो अगर आपको थ्योरी कराएंगे ना तो उसमें थोड़ा डिटेल से लिख भी देंगे, यहाँ पे अभी थोड़ा सा लिखने में नहीं बनता है इसमें। तो चलिए आइए अगला प्रश्न देखा जाए, हिंदुस्तानी स्वर सप्तक से अधिकतम कितने थाटों की रचना हो सकती है। तो दोस्तों आप जानते हैं हिंदुस्तानी स्वर पद्धति से अधिक 32 थाटों की रचना हो सकती है, लेकिन हम लोग अभी 10 थाट मानते हैं। और अधिक से अधिक कितने थाट की रचना हो सकती है, तो 32 थाट, एकदम याद रखना है। कितने थाट बना सकते हैं अभी, तो 32 थाट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में आजकल कितने थाट माने जाते हैं, तो हम लोग कितना थाट मानते हैं, 10 थाट। लेकिन अगर कर्नाटक संगीत की बात करेंगे तो वहाँ अभी 19 थाट माने जाते हैं, ठीक है। 72 मेल माने गए हैं आपको वेंकटमखी के द्वारा, लेकिन अभी वहाँ कर्नाटक में कितना माना जाता है, 19। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर क्या है, हिंदुस्तानी संगीत में किसने थाट वर्गीकरण को प्रचारित किया। तो दोस्तों आप जानते हैं थाट वर्गीकरण को प्रचारित किसके द्वारा किया गया, भातखंडे जी अगर नहीं होते तो थाट वर्गीकरण अभी नहीं होता। 10 थाट में हम लोग को इतना सहूलियत से जो अभी राग पढ़ लेते हैं, राग का जो स्वरूप हम लोग को देखने को मिलता है, या स्वरलिपि जो इतना आसानी से बुक उपलब्ध हो गया, नहीं अगर ये सब नहीं होते भातखंडे जी और विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी, तो अभी हम लोगों को इतना आसानी से संगीत की जानकारी नहीं मिलती घर बैठे बैठे। तब हम लोगों को किसी न किसी का समझिए क्या पैर दबाना पड़ता, जैसे कि पहले हुआ करता था, उसका एकदम समझिए नौकरी जैसा समझिए, एकदम बहुत अच्छा से उसका चला बनना पड़ता, जो जो कहते वो करना पड़ता था उस टाइम में वो सबको। तो बहुत बात था उस टाइम में, क्योंकि जो भी थे अपने गुरु सब जो थे उसके यहाँ जा करके आपको काम करना पड़ता था, तब जा करके सेवा सत्कार करना पड़ता था, तब उसको शिक्षा, संगीत का शिक्षा मिलता था। लेकिन जब भातखंडे जी और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी आते हैं तो ये सब क्या करते हैं, स्वरलिपि पद्धति का रचना करते हैं, और विद्यालय के माध्यम से क्या करते हैं, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी सबसे पहले गंधर्व विद्यालय की स्थापना करते हैं, आप जानते हैं 1901 ईस्वी में। तो यहाँ से क्या होता है, एक नई क्रांति आती है, आपको समझिए संगीत के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो ये सब बात आपको याद रखना है। देखिए दक्षिण संगीत में कितने मेल थाट माने जाते हैं, तो आपको बता चुके हैं अभी जस्ट कि दक्षिण संगीत में 19 मेल या थाट माने गए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको 3 नंबर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखा जाए, 66 नंबर का प्रश्न क्या कहा जा रहा है, क्या हो गया, हाँ 66 नंबर का प्रश्न है कि बिलावल और खमाज थाटों के कर्नाटक संगीत में क्या नाम है। तो आप जानते हैं बिलावल को कर्नाटक संगीत में धीर शंकराभरण कहा जाता है, और खमाज थाट को क्या कहा जाता है, तो हरि काम्बोजी कहा जाता है। तो सब ऐसे सब आपको याद रखना है, बिलावल को क्या कहा जाता है, धीर शंकराभरण कहा जाता है, और उसके बाद क्या है, खमाज को हरि काम्बोजी कहा जाता है। ऐसे आपको सब स्वर सब के सब याद रखना है। 10 के 10 थाट को कर्नाटक संगीत में क्या कहा जाता है वो आपको हम शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं वीडियो को, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्त आप जानते हैं दक्षिण संगीत पद्धति को कर्नाटक संगीत पद्धति कहते हैं, जो कि मान लीजिए कहाँ पर, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया,
तेलंगाना हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सभी राज्य में क्या दक्षिण संगीत पद्धति प्रचलित है। बाद बाकी जो ऊपर में जितने भी राज्य है सब में क्या हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है। हिंदुस्तान में कौन सा 2 संगीत पद्धति प्रचलित है, तो दोस्तों आप जानते हैं, एक तो हिंदुस्तानी और दूसरा कर्नाटक पद्धति। तो यही हो जाएगा दोनों आंसर, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 एवं 2 हो जाएगा, 1 एंड 2 हो जाएगा। सही उत्तर हो गया 1 और 2। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर में क्या कहा जा रहा है, हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन सी 2 मुख्य स्वरलिपि पद्धति है। तो आप जानते हैं हिंदुस्तानी हम लोगों में कौन सी 2 स्वरलिपि पद्धति है, भातखंडे और विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति। तो 2 ही स्वरलिपि पद्धति है, लेकिन ज़्यादा प्रचलित आपको भातखंडे स्वरलिपि पद्धति को माना जाता है, क्योंकि इसको समझना थोड़ा आसान है। विष्णु दिगंबर पुलस्कुर जी से आसान पद्धति है इसका। किस स्वरलिपि पद्धति में विभाग के लिए रेखा नहीं दर्शाते हैं। देखिए विभाग के लिए भी रेखा नहीं रहता आपको विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में। और हम लोग विभाग में ताल अगर देखते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं ना धी धी ना, अगर 3 ताल लिखते हैं तो फिर ऐसे विभाग डालते हैं, फिर लिखते हैं ना धी। तो यही हो जाता है विभाग, 4 विभाग 5 विभाग में जो बांटा जाता है, 3 विभाग तो 2 विभाग, कुछ विभाग में अगर बांटते हैं तो चिन्ह का प्रयोग विष्णु दिगंबर में नहीं होता है, और किस में होता है तो भातखंडे जी की पद्धति में होता है। याद रखना आपको, एकदम इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा जा रहा है, तो चलिए सब प्रश्न पढ़ते हैं पहले। तार सप्तक के लिए भातखंडे स्वरलिपि में और मंद्र सप्तक के लिए आपको विष्णु दिगंबर स्वरलिपि में स्वर के ऊपर बिंदु लगाते हैं। तो देखिए स्वर के ऊपर में जो बिंदु लगाते हैं, जैसे सा के ऊपर में ऐसे बिंदु है या रे के ऊपर में ऐसे बिंदु लगाते हैं, तो किस पद्धति में लगाते हैं, ये तार सप्तक, भातखंडे में तार सप्तक, और भातखंडे में मंद्र के लिए नीचे में बिंदु लगाते हैं, ठीक ना। मध्य के लिए तो कुछ नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन विष्णु दिगंबर में क्या होता है, तार सप्तक मंद्र सप्तक के लिए ऊपर में लगाया जाता है चिन्ह, ठीक है ना, उल्टा होता है। विष्णु दिगंबर में क्या होता है, मंद्र सप्तक के लिए ऊपर में चिन्ह लगाते हैं। तो ये बात सही है, इसका ये कथन सत्य है। भातखंडे स्वरलिपि में सम के लिए आप जानते हैं कि क्रॉस का चिन्ह रहता है, सही बात है। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि में सम के लिए 1 की संख्या लिखते हैं, ये भी सही बात है। मीड का चिन्ह दोनों में समान होता है, बिल्कुल सही बात है। मीड का जो चिन्ह होता है दोनों में क्या होता है, एक ही जैसा होता है। तो आपको ये बात याद रखना है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए 72 नंबर प्रश्न है, क्या है 72 नंबर, चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है। तो आपको बहुत बार बता चुके हैं, चतुर्दंड प्रकाशिका लेखक कौन है जाएगा, वेंकटमखी। अच्छा दूसरा इसमें देखिए आपको चारों ऑप्शन ऐसा रहेगा जो कि संगीत से संबंधित है। भरत जो कि नाट्यशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, सारंगदेव जो कि संगीत रत्नाकर के लेखक है, और सोमनाथ जी जो है आपको याद रखना है, राग विबोध पुस्तक लिखते हैं कौन, सोमनाथ। राग विबोध पुस्तक के लिए जाने जाते हैं आपको सोमनाथ। और इसी के जगह पे अगर राग विबोध न होकर के राग तत्व विबोध हो जाए, तो ये बात आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और सब कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं। राग विबोध और राग तत्व विबोध अलग है। राग तत्व विबोध अगर दिखे तो आपको मारना है श्रीनिवास। क्या मारना है, राग तत्व विबोध हो जाएगा आपको श्रीनिवास, श्रीनिवास, ठीक है। अगर राग तत्व विबोध नहीं रहे, ओहो क्या सब हो रहा है, कहाँ चल गए, कितना नंबर प्रश्न कर रहे थे, देखिए बैक हो गया था। कितना नंबर था, द्वादश, ये सब नहीं हुआ था। चतुर्द्वंद प्रकाशिका के लेखक, हाँ यहाँ राग तत्व विबोध के बारे में आप बता रहे थे। राग तत्व विबोध क्या हो जाएगा, श्रीनिवास, और राग विबोध हो जाएगा आपको सोमनाथ, ठीक है। और बाद बाकी आप सब जानते ही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। यहाँ क्या है अगला प्रश्न, 72 के बाद देखिए, 72 के बाद 73 होना चाहिए ना, ये क्या आ गया, अच्छा उल्टा हो गया क्या। चलिए 73 नंबर देख लेते हैं पहले, हाँ यहाँ है 73 नंबर में क्या है कि मारिफ उन गमात के लेखक कौन है। तो आप जानते हैं मारिफ उन गमात के लेखक हो जाएगा राजा नवाब अली। अब मोहम्मद रजा जो है नगमाते आसफी के लिखे जाने जाते हैं, ठीक है। नगमाते आसफी पुस्तक के लेखक कौन है, मोहम्मद रजा है। अच्छा नगमाते आसफी पुस्तक जो है मोहम्मद रजा लिखे हुए हैं, ठीक ना, याद रखना है। पटना के हैं मोहम्मद रजा। चलिए कहाँ के हैं, पटना के, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा आपको याद रखना है। आगे प्रश्न देखिए क्या है, जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो आप जानते हैं जयदेव जी जो लिखे हैं गीत गोविंद पुस्तक लिखे हैं जयदेव जी, ठीक ना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, नगमाते आसफी का लेखक का नाम बताइए। आ गया नगमाते आसफी हो जाएगा आपको मोहम्मद रजा, ठीक है ना।
अगला प्रश्न देखा जाए, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक श्रीनिवास है? तो आपको क्या बताए थे, तत्व अगर लगा रहे तो श्रीनिवास हो जाएगा, तो सही उत्तर हो गया आपको 3 नंबर। अगर यहाँ पे सिर्फ राग विबोध लिखा रहता तो क्या हो जाता, सोमनाथ हो जाता है। आईने अकबरी के रचयिता कौन है? तो आप जानते हैं आईने अकबरी के रचयिता कौन है, अबुल फजल है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपको सी नंबर। अबुल फजल क्या है, आईने अकबरी के रचयिता है, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। तो देखिए दोस्तों 78 नंबर प्रश्न देखते हैं, राग प्रवेश के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं राग प्रवेश के लेखक कौन हो जाएंगे, बताइए आप लोग, राग प्रवेश के लेखक कौन हो जाएंगे? 78 का जो सही उत्तर हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। कौन हो जाएंगे? राग प्रवेश के लेखक हो जाएंगे आपको विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी है। और उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, कितना नंबर है, 78 नंबर हो गया आपको। 78 का सही आंसर क्या हो गया, 1 नंबर ना। चलिए 79 नंबर देखते हैं, 6 भागों में कर्मिक पुस्तक मालिका जो लिखा गया है, तो ये बात आप जानते हैं, कर्मिक पुस्तक मालिका किनके द्वारा लिखा गया है, अपने भातखंडे जी के द्वारा लिखा गया है 6 भागों में, वी.एन. भातखंडे, सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो आप जानते हैं पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो है संगीतांजलि लिखते हैं। कौन सा पुस्तक लिखते हैं? संगीतांजलि। गीतांजलि तो आप जानते हैं कौन लिखते हैं गीतांजलि? गीतांजलि जो लिखा जाता है वो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा जाता है। और राग परिचय तो अभी हम कर ही रहे हैं, राग परिचय के बारे में आप जानते हैं पंडित हरिश्चंद्र श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है 4 भाग में, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, तानपुरे के प्रथम तार को किस स्वर से मिलाते हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों तानपुरे के जो पहला तार है उसको मंद्र मो से भी मिलाते हैं, मंद्र प से भी मिलाते हैं और मंद्र नी से भी मिलाते हैं, तो कर्मशः तीनों हो जाएगा, तीनों के तीनों स्वर से क्या तानपुरे के पहले तार को मिलाया जाता है। मंद्र सप्तक में मो प और नी तीनों से मिलाते हैं, ठीक। तानपुरे से स्वतः उत्पन्न होने वाले नाद को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं तानपुरे जो स्वतः उत्पन्न होता है उसको सहायक नाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक नाद। और हम जो उत्पन्न करते हैं उसको आहत नाद कहते हैं, ठीक है। आगे का प्रश्न चलिए देखा जाए, तानपुरे के मंद्र प सा में कौन सा सहायक नाद स्पष्ट सुनाई पड़ता है? तो आप जानते हैं तानपुरे के जो मंद्र प सा से स्पष्ट सुनाई पड़ता है, क्रमशः रे और ग सुनाई पड़ता है आपको स्पष्ट मंद्र प सा से। गायन के किस विधा में तानसेन प्रवीण थे? तो हम लोग जानते हैं तानसेन जो है ध्रुपद में बहुत ही ज़्यादा प्रवीण थे तानसेन, और ध्रुपद के बहुत सारे ये मियाँ की तोरी, मियाँ का सारंग, बहुत सारी ये रचना भी लिखे हैं, कौन? तानसेन के द्वारा लिखा गया, तो ध्रुपद हो जाएगा। और ध्रुपद ने एक बार आप जानते हैं दक्षिण के संगीतक गोपाल से क्या होता है, इसका सामना होता है, और गोपाल को ये धोखा से क्या करते हैं, हरा देते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, उसको गोपाल को अपने साथ लेकर के आ जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, 85 नंबर में क्या है, देखिए 85 नंबर में क्या है दोस्तों, दक्षिण संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक का क्या नाम है? तो आप जानते हैं दक्षिण संगीत में जो है शुद्ध स्वर सप्तक को कनगांगी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनगांगी कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। राग के विषय में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है? तो आप जानते हैं राग के विषय में जो सबसे पहले वर्णन मिलता है किस ग्रंथ में हो जाएगा? 86 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा, अब देख लीजिए ऑप्शन यहाँ होगा 86 का ऑप्शन कहाँ होना चाहिए, ये, हाँ, नाटशास्त्र, बृहस्पति दत्तिल या सुधाकर। तो आप जानते हैं कि क्या प्रश्न क्या था, फिर से एक बार प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न है? 86 नंबर का प्रश्न था ना, राग के विषय में। अच्छा, राग के विषय में जो है सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए राग के विषय में जो सबसे पहला वर्णन है बृहदेशी ग्रंथ में मिलते हैं। बृहदेशी के लेखक कौन है? बृहदेशी के लेखक मतंग है। तो आप जानते हैं, और कब लिखे थे मतंग बृहदेशी ग्रंथ? ये आपको 2रा शताब्दी में ही लिखा गया था मतंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उल्टा हो गया था आज पीडीएफ में बनाने टाइम में, द्वादश स्वर मूर्छना का प्रयोग किसने किया? तो आप जानते हैं द्वादश स्वर मूर्छना का प्रयोग जो है वह मतंग के द्वारा बृहदेशी ग्रंथ में ही किया जाता है। द्वादश मूर्छना का प्रयोग कौन करते हैं? मतंग जी करते हैं। सारंग देव ने कितने विकृत स्वरों का उल्लेख किया है? तो हम अभी पहले बताए थे आपको, सारंग देव के द्वारा जो है 12 विकृत स्वर का उल्लेख किया गया है। और भरत के द्वारा, भरत का पूछा जाता है, भरत का याद रखिएगा, भरत का 2 विकृत स्वर, अंतर्गंधार और काकली निषाद, ये प्रश्न पूछा जाता है। अंतर्गंधार कौन श्रुति पे? 11वीं श्रुति पर, काकली निषाद 2री श्रुति पर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है।
तो चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। 89 नंबर 89 देखिए क्या है कि दक्षिण संगीत में मुख्य कितनी तालें मानी गई है। तो आप जानते हैं दक्षिण संगीत में मुख्य कितने ताले हैं, 7 ताल है। अगला प्रश्न देखिए दक्षिण ताल पद्धति में किसकी मात्रा बदला करती है। तो आप जानते हैं दक्षिण ताल पद्धति में जो है किसकी मात्रा बदला करती है, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए जो लघु है उसकी मात्रा क्या होती है, बदलती रहती है, तो लघु हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे का प्रश्न चलिए देखते हैं दोस्तों। 91 नंबर क्या है, 91 में एक सप्तक में एलिस ने कितने सेट माने हैं। तो ये प्रश्न आप जानते हैं एलिस के द्वारा जो है कितने सेट माने गए हैं, 1200 सेट माने गए हैं। तो सही उत्तर हो गया 4 नंबर। एक सप्तक में कितने सेवट माना गया है। तो आप जानते हैं एक सप्तक में कितना सेवट होता है। तो एक सप्तक में आपको कितना सेवट होता है, 301। हाँ बिल्कुल सही है। एक सप्तक में आपको कितना होना चाहिए, 301। सही बात है, एक सप्तक में 301 सेवट होना चाहिए। और तानपुरे से उत्पन्न सहायक नाद जो कि ध की आंदोलन संख्या क्या होती है। अच्छा, तानपुरे से जो सहायक नाद उत्पन्न होता है उसको उसके ध की आंदोलन संख्या क्या हो जाएगी। तो आप जानते हैं ध की जो आंदोलन संख्या हो वह आपको पता होना चाहिए 400 हो जाएगी। क्या होगी, 400। और भातखंडे जी के अनुसार अगर धैवत की आंदोलन संख्या देखते हैं तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 405 हो जाता है भातखंडे जी के अनुसार। और तानपुरे के सहायक नाद के अनुसार ध के आंदोलन संख्या देखते हैं तो 400, और भातखंडे जी के अनुसार धैवत की आंदोलन संख्या 405। याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। आगे अब देखिए प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था। देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है तो यही, प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था। 2.0 में भी ये पूछा गया प्रश्न है। तो कलावंत कहा जाता था, प्राचीन ध्रुपद गायकों को कलावंत कहते थे। ध्रुपद के जो आविष्कारक हैं, तो ध्रुपद का आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए ऑप्शन है भरत, मतंग, कोहिल और मानसिंह। तो सबसे ज़्यादा प्रचार आपको मानसिंह तोमर के समय में हुआ था, इसीलिए ध्रुपद के आविष्कारक के रूप में मानसिंह को जाने जाते हैं। ठीक है ना। मतंग जो कि विदेशी ग्रंथ लिखते हैं, भरत जो कि आप जानते हैं कौन सा ग्रंथ लिखते हैं, नाट्यशास्त्र लिखते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे क्या है, ध्रुपद गायकी में किस चीज का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों ध्रुपद गायकी जो होता है उसमें एक चीज तान का प्रयोग नहीं होता। जो हम लोग अभी तान करते हैं इसका प्रयोग नहीं होता, उसमें आलाप, गमक, मीड, ये सब खटका, ये सब सभी प्रयोग होता था, लेकिन ध्रुपद में आपको तान का प्रयोग नहीं होता था। याद रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्रुपद में तान का प्रयोग नहीं होता था। और ध्रुपद की कितनी वाणी मानी गई है। तो आप जानते हैं ध्रुपद की कितने 4 वाणी मानी गई है, और वो चारों के चारों अकबर के दरबार में रहते थे जो ध्रुपद के चारों वाणी का आविष्कारक है। आपको इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जा करके देख लीजिएगा, है ना। गोबरहार वाणी, खंडार वाणी, नोहार वाणी और एक डांगुर वाणी, 4 वाणी है ध्रुपद में मानी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 99 नंबर में है धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है। तो देखिए दोस्तों धमार गीतों में होली का वर्णन मिलता है। हम लोग जानते हैं क्या, होली का या होरी कहते हैं धमार गीतों को। धमार गीत के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है। तो आप जानते हैं दोस्तों धमार गीत में धमार ताल ही बजाई जाती है। तो आपका जो 100 प्रश्न है वो कंप्लीट हो रहा है। देखिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे आपको कल दूसरा सेशन लेकर के। तो अगर आपको अच्छा लगता है डिस्कशन तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमको मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, तो हमको लगता है कि ना हम सही जो रहे हैं आप लोगों को समझ में आता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, तो ऐसा लगता है जैसे क्या आप लोग को समझ में नहीं आता है। तो देखिए सुबह में थोड़ा ऑफलाइन क्लास में बिजी रहेंगे, तो ऑफलाइन क्लास के बाद आपको 10 बजे के बाद ही कल वीडियो दे पाएंगे। तो मिलते हैं कल 10 बजे के बाद दूसरा वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।